आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना का आकलन हुआ जिसके बाद लोग उस घटना को सुनते ही अंदर से कांप उठते हैं। वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो शायद हनुमान जी का ही दिव्य स्थान है। लेकिन रोचक बात तो ये है कि अक्सर जिस स्थान पर भूत प्रेत मौजूद नहीं होते, वहीं पर इन चीज़ों की मौजूदगी लोगों को अचंभे में डाल देती है। संजय, जिसे प्यार से उसके परिवार के लोग संजू के नाम से भी पुकारते हैं, ये घटना संजय की है जो एक बाइक राइडर है। सालों पहले, यानी कि करीब एक दशक पहले की बात है, जब संजय नाम का वो 20 साल का लड़का अपने पापा के अमीरी के दम पर बाइक राइडिंग करते हुए एक सफ़र को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। उसके काफ़ी सारे दोस्त भी थे जो उस समय उनके साथ सफ़र का एक नया सफ़र शुरू कर चुके थे। दिन से शाम हो गई और शाम से अंधेरा, उन्हें पता ही नहीं चला। 17 दिसंबर 2009 का ये वो दिन था जब संजय और उसके साथियों ने मौत को बहुत करीब से देखा। हालांकि उसके बाद जो हुआ, उस घटना ने उन सभी की ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। घने कोहरे के बीच से गुजरते हुए जब संजय की बाइक अचानक ही सड़क पर इकट्ठा हुए पानी के अंदर पहुंची, तो वहां की स्ट्रीट लाइट में उस पानी के अंदर एक बहुत ही लंबी परछाई दिख रही थी। और उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि ये परछाई उस रोशनी के अंदर किसी आदमी का चित्र चिन्हित कर रही है। संजय और उसके बाकी के दोस्त उस परछाई की तरफ नजर गड़ाए थे। अभी उनकी बाइक आगे बढ़ी रही थी कि संजय ने देखा कि वो परछाई लगातार उस पानी के अंदर भाग रही थी। जब उसने अपनी नज़र उस स्ट्रीट लाइट के बगल में लंबी और विशाल उस दीवार पर मारी, तो सच में एक ही पल में उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उस रोशनी के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि पानी में एक बहुत बड़ी परछाई भाग रही थी। कुछ देर तक तो वो परछाई उसी तरह भागती रही, लेकिन कुछ पल के बाद ही वो एकदम से वहां से गायब हो गई। ये सब इतना डरावना था कि संजय के बदन की पूरी तस्वीर बदल गई। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और संजय ने बाइक का एक्सीलरेटर दबाया और उसे जोर से भगाते हुए वहां से आगे निकल गया। लेकिन अब तक उसकी सांसें चढ़ चुकी थी, उसके बदन में एक जोरों की घबराहट हो रही थी और बाइक तेज गति से आगे निकल रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी चीज़ के जलने की बदबू उसके नाक में घुस रही है। कुछ पल के लिए तो संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उस रोड की डिवाइडर के पास पहुंचा तो वहां पर एक बाइक एक्सीडेंट होकर नीचे पड़ी थी। घनी रात को इतनी ठंड में किसी को एक्सीडेंट होता देख सभी के सभी दोस्त उस आदमी के पास पहुंचे और उसकी मदद करने लगे। पहले तो उन्होंने बाइक को उठाया और उसके बाद संजय ने देखा कि उस डिवाइडर की दूसरी तरफ किसी की लाश पड़ी नजर आ रही थी। एक बाइक राइडर लग रहा था वो, जिसका सर बहुत ही बुरी तरह से खून से सना हुआ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने उस बाइक राइडर पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि लोग वहाँ से गुजर ही नहीं रहे थे। संजय ने सोचा कि हो सकता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी आदमी या फिर इंसान गुजरना ही नहीं चाहता। इतना सब सोचकर उन्होंने किसी तरह उस डेड बॉडी को उठाया। पहले तो पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद एम्बुलेंस में उन दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उनमें से एक की तो मौत हो चुकी थी और बावजूद इसके कि उसके पूरे बदन पर कहीं कोई खरोंच तक नहीं था। इतना सब हुआ ही था कि फिर संजय को पता चला कि उसके साथियों में से उसका एक साथी अब गायब हो चुका है। यह सुनकर तो वो हैरान रह गया और उसके साथ उनका दोस्त पंकज नहीं था। अपने दोस्त पंकज को अपने साथ ना पाकर उन सभी की तो हालत पतली पड़ गई, क्योंकि पंकज इसमें सबसे छोटा था और साथ ही बाइक ड्राइव करने में वो नया नया ही था। काफ़ी देर तक तो उसके दोस्त पंकज का ठिकाना ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल पाया। और फिर कुछ देर के बाद संजय के फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब उसने फ़ोन उठाया तो फिर पता चला कि पंकज तो बहुत आगे निकल गया है। और पंकज ने बताया कि ट्रिप के मुताबिक वहाँ से सबसे आगे मौजूद रानीपुर नाम के गांव में पहुँच गया है। दरअसल सभी दोस्तों का यही प्लान था कि वहाँ सबसे पहले कौन पहुँचता है। हालांकि ये सब मजाक में हुआ था, मगर पंकज इन सब चीज़ों को सीरियस लेते हुए वो बहुत तेज़ रफ्तार से निकल गया। रास्ता बड़ा ही सुनसान था और उस कच्चे रास्ते में घनी झाड़ियाँ छाई हुई थी और उन झाड़ियों के ऊपर लंबे लंबे कांटे लगे हुए थे। बाइक बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी और उसके बगल में तारों के द्वारा एक तार बंदी बनाई गई थी जिसके ऊपर लोहे के कांटे थे।
इसी बीच संजय ने देखा कि उस तारबंदी के ऊपर कोई महिला लटक रही है। संजय को ये इतना खौफनाक लगा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक समय के लिए तो उसी की तरफ देखता रहा और उसकी बाइक ओवर कंट्रोल होने लगी। बाइक का इंजन तो ऑफ हो गया था, लेकिन उसकी रफ्तार वैसी ही बनी रही। दोस्तों कहते हैं जब इंसान को डर लगने लगता है तो वो खुद से ही कंट्रोल खोने लगता है। ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी था। वो खुद ब खुद अपने कंट्रोल को खोता जा रहा था। शायद इस भयावह नज़ारों को उसके दोस्त भी अच्छी तरह से देख चुके थे। वो भी डरे सहमे लग रहे थे। ठंड होने की वजह से पहले से उनका शरीर पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था और अब इस डरावने और दिल दहला देने वाले नज़ारे ने उन सभी को एकदम से हैरान कर दिया। करीबन 7 किलोमीटर के अंदर उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। पहले पानी के अंदर वो परछाई, और उसके बाद सड़क के डिवाइडर पर पड़ी वो लाश, और उसके बाद तारों के बीचों बीच बैठी नजर आने वाली एक बदसूरत डैन। इतनी घनी ठंड में सभी राइडरों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। किसी कॉफ़ी या फिर चाय की सुविधा हो जाए तो उनके लिए काफ़ी मज़े बन जाते। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा कैफ़े नज़र आने लगा और वहाँ साफ शब्दों में कॉफ़ी के बारे में लिखा हुआ था। सभी ने बाइक सड़क पर रोक दी और सभी लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो एक भी आदमी नहीं था। उस बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर इतनी रात को किसी की मौजूदगी ना होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि वो एक ऐसा कैफ़े था जहाँ दिन और रात दोनों वक्त में काम चलता रहता। अब संजय सभी बाइक राइडर से बातचीत करने लगा, लेकिन सभी के अंदर बात करने का कोई हुनर ही नहीं बचा था। कोई थर थर काँप रहा था तो किसी की जुबान लड़खड़ा रही थी। इतने में अचानक लाइट चली गई और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट अंधेरे की चादर से ढक दिया गया। जब संजय का एक दोस्त उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ तो वीरान इलाका था और उस वीरान इलाके में मात्र एक ही रेस्टोरेंट उन्हें नज़र आ रहा था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस दूर दूर के इलाके में कोई आदमी तक नहीं रहता। फिर ये रेस्टोरेंट किसके लिए था? इतना सब सोचते सोचते संजय का एक पैर उस टेबल के नीचे पड़ी किसी चीज़ से टकरा गया और उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा का पूरा पाँव पानी जैसी किसी चीज़ के अंदर सन गया है। लाइट का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर किसी के कदम पटकने की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा था मानो कोई अननोन आदमी इस रेस्टोरेंट के अंदर आया है। उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। सभी के सभी बस किसी पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठे रहे। लेकिन एक बार फिर वहाँ हल्की सी रोशनी का उजाला हुआ। लाल कलर का वो पुराना सा बल्ब जिसकी रोशनी किसी झोंपड़ी जैसे स्थान पर लगी हुई होती है, और इस रोशनी में जब उनकी नज़र चारों तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ एकदम खंडर की तरह नजर आ रहा था। सब कुछ एकदम वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से इस स्थान की सफाई नहीं की गई हो। मिट्टी की एक मोटी परत उस रेस्टोरेंट की दीवार पर सनी हुई थी और ये कहना भी गलत नहीं था कि संजय और उसके सारे दोस्तों ने एक मायाजाल का सामना किया हो। एक ऐसा मायाजाल जिसके शिकंजे में फंसकर उन्होंने खुद की मौत को ललकारा था। उस रेस्टोरेंट के अंदर लगी वो लाइट भी एकदम से फ्लिप करने लगी और उसके बाद सामने की तरफ नजर आ रहा मेन टेबल भी किसी टूटी फूटी इमारत में बदल गया था। तभी संजय ने ऊंची आवाज़ देते हुए कहा कि सभी दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाओ और याद रहे पीछे पलटकर मत देखना। उसके सारे दोस्तों ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो मजबूत दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद हुआ कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस खंडर की तरह कच्चे दिखने वाले दरवाजे को वो खोल ही नहीं पाए। बहुत जोरदार ठंड में भी उनका शरीर अचानक से तपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो इस गर्मी के मौसम में इस पुराने रेस्टोरेंट के अंदर जुलाई जैसे महीने की तरह धूप निकल गई है। लेकिन यह ताप नहीं थमा, बल्कि इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि कुछ पल के बाद उनके कपड़ों पर आग लगने लगी। एक तरफ बहुत जोर की घुटन हो रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद उस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर धीरे धीरे आग फैलने लगी। अब हालत कुछ इस तरह से बन गई थी कि इतने लोग होने के बावजूद भी कुछ कर ही नहीं पा रहे थे और फिर सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजे को खोलने में वो नाकाम रहे। 7 से 8 लोगों की ताकत भी उस दरवाजे के सामने फेल नजर आ रही थी। तभी उनके पीछे से आवाज़ आई कि कौन हो तुम लोग, और जब संजय पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि किसी समुद्री डाकुओं की तरह नजर आने वाला एक शख्स उसके बगल में खड़ा था।
उसकी एक आंख फूटी हुई थी और वो दिखने में भी किसी डाकुओं की तरह नजर ही आ रहा था। संजय उसके सामने थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिसकी वजह से उन्हें एक बार भी ऐसा लग सके कि यह कोई डाकू या फिर चोर है। संजय को कांपता देख वो हल्के से स्वर में बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम जानते भी हो कि रात के 11 बजे के बाद इस रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी आने की हिमाकत नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तांत्रिक लोगों की आत्मा भटकती हैं। इतना सुनकर संजय का पूरा बदन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सुन्न पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस वक्त जो वो सुन रहा है वह वास्तविकता है। संजय उस शख्स के सामने हाथ फैलाते हुए बोला, भाई साहब, हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकाल दीजिए, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर उस आदमी ने बताया कि नीचे एक सुरंग बनी हुई है और वहाँ पर एक रास्ता है। संजय इस बात को अच्छे से जानता था कि हमें इस आदमी की बातों में इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। फिर कुछ देर तक और कोशिश करने के बाद वो दरवाज़ा एकदम से खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही संजय अपने चुनिंदा लोगों के साथ झट से बाहर निकल गया और फिर उनके पीछे पीछे सफ़ेद सायों का एक बहुत बड़ा सा झुंड जो अचानक ही उनके सर पर मंडराने लगा। रेस्टोरेंट की दीवार जो पुरानी थी वो एकदम से फट गई और उस दीवार के फटते ही सारा माहौल बिगड़ने लगा और फिर संजय के पीछे वही परछाइयाँ काल बनकर अब मंडराने लगी और उसकी बाइक का पीछा करने लगी। हालत कुछ यूँ खराब हो चुकी थी कि उस पूरी रात सब लोग भयभीत रहे और सुबह होते ट्रिप को कैंसिल कर वापस घर लौट गए। लेकिन फिर संजय को तकरीबन 7 दिन तक बहुत तेज बुखार रहा। बुखार इतना ज़्यादा तेज था कि वो बोलने फिरने की हालत में तक नहीं था। उस दिन के बाद संजय ने आज तक किसी ट्रिप का प्लान ही नहीं किया। उसे ट्रिप के नाम से ही अब घबराहट होने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।